हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान और पाठ्यक्रम के विषय में, और ये है आपका लेक्चर नंबर 23। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसी तरह का एक क्वेश्चन और है कि रूसो की प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताओं पर टिप्पणी लिखिए। ये आपके 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों, उत्तर देखते हैं। प्रकृतिवाद दर्शन की एक विचारधारा है जो पदार्थ को आधार एवं यथार्थ मानती है तथा जगत, जीवन और मनुष्य सभी उसी से निर्मित है। इसके अलावा अन्य का अस्तित्व नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, प्रकृतिवाद दर्शन की एक विचारधारा जिसमें प्रकृति के द्वारा ही सारी चीज़ें निर्मित की गई हैं और प्रकृति के अलावा और किसी भी चीज़ का अस्तित्व नहीं है। रूसो की इस विचारधारा का अध्ययन करने से प्रकृतिवादी शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं सामने आती हैं। तो दोस्तों, प्रकृतिवाद में सबसे महत्वपूर्ण विचारक अगर हैं तो वो है रूसो। और रूसो के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो प्रकृतिवाद विचारधारा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1 है, प्रकृति ही सब कुछ है। रूसो कहते हैं कि प्रकृति ही सब कुछ है। यह संसार केवल भौतिक तत्वों से निर्मित है। इसमें आध्यात्मिक तत्व या ईश्वर आत्मा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, रूसो के अकॉर्डिंग जो प्रकृतिवाद है वो एक तरह से न आध्यात्मिकता पर विश्वास करता है और न ही ईश्वर या आत्मा पर। प्रकृति, यहाँ पर हम देखें तो प्राकृतिक तत्व शाश्वत और अमर है। जो प्राकृतिक तत्व हैं वो शाश्वत हैं और अमर हैं। संसार में सभी तत्व प्राकृतिक नियमों के अधीन है। संसार, यहाँ तक कि मनुष्य भी एक यंत्र है। यही यंत्र विधि से कार्य करते हैं। यहाँ पे क्या है, मनुष्य को एक यंत्र के रूप में माना और ये यांत्रिक विधि से कार्य करते हैं। यांत्रिक प्रक्रिया स्वचालित है, बिना उद्देश्य के है। प्रकृति की सभी वस्तुएं अपने आप में पूरी तथा अच्छी हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रकृति को ही सब कुछ माना है रूसो ने, और प्रकृति की बनाई हुई चीज़ें सर्वश्रेष्ठ हैं और प्रकृति की सभी वस्तुएं अपने आप में पूरी तरह अच्छी हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे हमने पहला क्या देखा, प्रकृति ही सब कुछ है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्य तथा सभी जीव प्रकृति की रचना है। तो यहाँ पर रूसो का कथन है कि जो मनुष्य और समस्त जीव हैं वो सब प्रकृति की ही रचना है। मनुष्य को भौतिकवादी, भौतिक तत्व, यंत्रवादी, यंत्र रूप तथा जीव वैज्ञानिक पशु रूप में समझते हैं और व्याख्या भी करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मनुष्य को भौतिकवादी और भौतिक तत्व और यंत्रवादी, यंत्र रूप तथा जीव वैज्ञानिक पशु के रूप में समझते हैं रूसो। और ये भी व्याख्या करते हैं कि मनुष्य एक यांत्रिक तत्व है, कह सकते हैं। यहाँ पे इनका कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य प्रकृति के द्वारा ही निर्मित है और प्रकृति के द्वारा ही वो चलाया जाता है। बर्टल रसेल ने मनुष्य को रचना में अन्य पशुओं के समान माना है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य और पशु के व्यवहार रूप रचना आदमी केवल विकास की मात्रा का अंतर है। एक अधिक विकसित है और दूसरा कम या जटिल और दूसरा साधारण। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर रूसो का कहना है कि मनुष्य और पशु के व्यवहार रूप रचना आदि में केवल विकास की मात्रा का अंतर है। एक अधिक विकसित है तो दूसरा कम या जटिल और दूसरा साधारण। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मनुष्य और पशु में एक तरह से केवल विकास की मात्रा का अंतर बताया गया है कि मनुष्य थोड़ा सा अधिक विकसित है क्योंकि उसमें बुद्धि और विवेक का कार्य होता है। लेकिन अगर देखा जाए
अन्य प्राणियों में तो उतना तीव्र नहीं होता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य प्रकृति के द्वारा बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। नंबर 3 हम देखें मन मस्तिष्क की अप्रधान उपज। जीवन भौतिक व रासायनिक शक्तियों के संयोग से होता है। वातावरण की प्रधानता है। वातावरण के साथ अनुकूलन आवश्यक है। इस प्रकार के अनुकूलन में प्राणी अपने मूल प्रवृत्तियों का आधार लेता है। वातावरण का प्रभाव और तजनित परिवर्तन भावी संतति में हस्तांतरित भी हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखें किस तरह से प्राणी अपने मूल प्रवृत्तियों के आधार पर वातावरण में अनुकूलन करता है और वातावरण के साथ अपनी क्रियाओं को करता है। तो यहाँ पर जीवन भौतिक व रासायनिक शक्तियों के संयोग से होता है कह रहे हैं, और वातावरण के प्रभाव और तजनित परिवर्तन भावी संतति में हस्तांतरित भी हो जाते हैं। जो भी वातावरण के प्रभाव के कारण जो भी प्रवृत्तियाँ आई हैं वो धीरे धीरे नेक्स्ट जीवन में भी हस्तांतरित होती हैं। यहाँ पे कहने का सेंस ये है। अब हम देखते हैं नंबर 4। यहाँ पर देखें हम प्रकृतिवाद के अनुसार नंबर 4 है ज्ञान केवल एक क्षेत्र है और एक मात्र साध भौतिक विज्ञान है। दोस्तों यहाँ पर देखें रूसो के अनुसार जो इनकी चौथी विशेषता बताई गई वो है कि प्रकृतिवाद के अनुसार ज्ञान केवल एक क्षेत्र है और एक मात्र साध भौतिक विज्ञान है। प्रकृतिवाद के अनुसार इंद्रिय ज्ञान मुख्य है। इंद्रिय ज्ञान के आधार पर सत्यों की खोज की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखें प्रकृतिवाद के अनुसार जो इंद्रियों का ज्ञान है वो मुख्य है और वो इंद्रियों के माध्यम से, यहाँ पर अगर हम बालक की बात करें रूसो के अनुसार, तो बालक अपने इंद्रियों के माध्यम से अनुभव द्वारा चीज़ों को सीखता है और साथ ही उसे यहाँ पर देखें इंद्रियों के ज्ञान के आधार पर सत्य की खोज की जाती है। इस प्रकार सभी ज्ञानों का स्रोत विज्ञान है। जितने भी ज्ञान है सबका स्रोत एक तरह से। दोस्तों यहाँ पे रूसो के अगर प्रकृतिवादी विचार की बात करें तो रूसो हमेशा से ही व्यक्ति को भौतिकवादी समझता है और वो प्रकृति की देन समझता है और वो उसका कहना है कि जीवन में हमेशा खुशहाल रहना और जीवन के अलावा एक तरह से जो प्रकृति है उसके संरक्षण के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसलिए इस जीवन को खुशहाल होकर जिएं। तो मन का अध्ययन भी विज्ञान से ही हो सकता है। यहाँ पर देखें तो प्रकृतिवाद के अनुसार इंद्रिय ज्ञान मुख्य है। इंद्रिय ज्ञान के ही आधार पर सत्यों की खोज की जाती है। इस प्रकार सभी ज्ञानों का स्रोत विज्ञान है। मन का अध्ययन भी विज्ञान से ही हो सकता है। प्रकृति के जो अपरिवर्तनशील नियम है उसका स्पष्ट करना विज्ञान का कार्य है। चिंतन तर्क यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्रकृति के जो अपरिवर्तन नियम हैं, अपरिवर्तनशील जो कि परिवर्तित नहीं होते हैं, तो उनका स्पष्ट करना विज्ञान का ही कार्य है। उसको स्पष्ट रूप में रखना किसका कार्य है, विज्ञान का कार्य है। यहाँ पर हम देखें चिंतन तर्क कल्पना स्मरण ध्यान आदि मानसिक क्रियाएं मस्तिष्क की क्रियाएं हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो भी हम सोचते विचारते हैं, तर्क करते हैं, कल्पना करते हैं और स्मरण करते हैं और ध्यान करते हैं, ये सब हम किसकी मदद से करते हैं, अपने मस्तिष्क की मदद से करते हैं। अब ये सब हमारे मस्तिष्क की क्रियाएं हैं। इन सब का आधार पदार्थ रूप मस्तिष्क है जो गतिशील होने पर मन बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें इन सब का आधार जो है वो पदार्थ रूप मस्तिष्क है। मस्तिष्क को क्या कहा, एक पदार्थ के रूप में कहा कि जो मस्तिष्क रूपी पदार्थ है उसमें ही चिंतन मनन स्मरण ध्यान कल्पना और तर्क ये सारी चीज़ें आती हैं और ये सब चीज़ें एक गतिशील हो जाती हैं जब, तो उनको क्या कहा जाता है, मन कहा जाता है। जो भी व्यक्ति के
जो कि मस्तिष्क को एक पदार्थ के रूप में माना, और इस पदार्थ में चिंतन, तर्क, कल्पना, स्मरण, ये सारी चीज़ें जब एक गतिशील रूप में आ जाती हैं तो वो हो जाता है मन। अब हम देखते हैं नंबर 5, पदार्थ सत्य है। 5 तत्व मुख्य हैं, इसके अलग अलग कुछ दूसरे अनुपात में संगठित होने पर कुछ बनाता है, तो कुछ दूसरे अनुपात में होने से उस रूप का विघटन होना अथवा नाश होता है। तो यहाँ पर देखिए पदार्थ सत्य है। प्रकृति के द्वारा बनाई हुई जो भी पदार्थ हैं वो सत्य हैं, तो उनका अलग अलग रूपों में अनुपातिक संगठन होता है, और कुछ दूसरे अनुपात में होने से उनका विघटन होता है, तो कुछ का नाश हो जाता है। तो यहाँ पर देखें जो पदार्थ हैं प्रकृति के द्वारा बनाए हुए, तो वो अपने रूप में परिवर्तन करते करते कभी वो विघटित हो जाते हैं, तो कभी पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, और फिर वो नेक्स्ट रूप में आते हैं, और इसी तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है। विघटन की अवस्था में सम्मिलित तत्व अलग होकर अपने मूल में आ जाते हैं। इस प्रकार प्रकृतिवाद के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य धूल में मिल जाना है। तो जीवन का अंतिम लक्ष्य यहाँ पे क्या बताए? धूल में मिल जाना। एक तरह से प्रकृति के द्वारा बनाए हुए जो प्राणी हैं या जो जीव जंतु हैं वो एक दिन फिर प्रकृति में ही विलीन हो जाएंगे, यानी कि वो फिर मिट्टी में मिल जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रकृतिवादी आध्यात्मिकता को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते। फिर भी अगर बात करें हम कि अगर ये जो शरीर है, एक तरह से जो जीव है, जो प्राणी है, प्रकृतिवाद का कहना है कि वो एक दिन जीवन का जो अंतिम लक्ष्य होगा वो धूल में मिल जाना होगा। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें एक तरह से जो वास्तविकता है जीवन की, कि जीवन को आप खुशहाल होकर जिए और साथ ही जो भी आपके कार्य हैं उसको करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। यहाँ पर लक्ष्य का प्राप्त होना क्या है? जीवन जो हमारा शरीर है वो एक दिन धूल में मिल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर तो ये कहा जाता है कि आत्मा, ईश्वर और जो मोक्ष की प्राप्ति की बात होती है, तो यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति, यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे मतलब है बस कि जो हमारा शरीर है, जो प्राकृतिक पदार्थ हैं, वो उनका मेन लक्ष्य क्या होगा? एक दिन धूल में मिल जाना। क्लियर? पदार्थ सत्य है। नंबर 6 हम देखें, प्रकृतिवाद एक प्रकार से आदर्शवाद के विरोध में प्रचलित विचारधारा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आदर्शवाद है उसके विरोध में प्रचलित विचारधारा है। अगर हम बात करें आदर्शवाद की, तो आदर्शवाद में आत्मा या आध्यात्मिकता पर बल दिया गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, उसके जस्ट अपोजिट की बात होती है। भारले महोदय का विचार है कि सबसे प्रेम करना, मानव प्रकृति में पूर्ण विश्वास करना, न्याय का सदा कामना करना और साधारण तया संतोष के साथ काम करना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं भारले महोदय कि सबसे प्रेम करना, मानव प्रकृति में पूर्ण विश्वास करना, न्याय का सदा कामना करना और साधारणतया संतोष के साथ काम करना, इससे दूसरे का उपकार होगा। ये विशेषताएं पाई जाती हैं। मानस प्रकृति की उदात्तीकरण प्रकृति की एक विशेषता है। तो यहाँ पर भारले महोदय अपने विचारों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि मानव प्रकृति की उदात्तीकरण प्रकृतिवाद की क्या क्या विशेषताएं, एक तरह से यहाँ पर एक अच्छे इंसान के रूप में जो भी अच्छे इंसान के अंदर गुण होते हैं उन सारे गुणों की बात की गई है। चूँकि अगर हम बात करें प्रकृतिवाद में जो रूसो के विचारों का निचोड़ है, तो वो कहता है कि हम बालक को ऐसी शिक्षा दें कि वो असत्य से बचे और दुर्गुणों से बचे। तो अगर वो असत्य से बचता है तो वो कहाँ जाएगा? सत्य की तरफ जाएगा। अगर वो दुर्गुणों से बचता है तो कहाँ जाएगा? वो गुणों की तरफ जाएगा। तो एक तरह से बच्चे को उसके अनुभव के आधार पर वो अपने अनुभव से ही दुर्गुणों से बच सकता है और असत्य से बच सकता है। इस तरह से वो इनडायरेक्ट
जा करके गुण के पास पहुंचता है और सत्य के पास पहुंचता है। तो एक तरह से वो अपने अनुभव के माध्यम से ये सारी चीज़ें सीखता है। तो यहाँ पर हम देखें प्रकृतिवाद एक प्रकार से आदर्शवाद के विरोध में प्रचलित विचारधारा है। और यहाँ पर देखेंगे आप तो मानस प्रकृति की उदात्तीकरण प्रकृतिवाद की ही एक विशेषता है। और जो मनुष्य के अंदर सारी अच्छाइयाँ हैं वो प्रकृतिवाद के अंतर्गत आती हैं, लेकिन वो ना ही आध्यात्मिकता से रिलेटेड है, ना ही वो आत्मा से रिलेटेड है। क्लियर। अब आपको प्रकृतिवाद में केवल प्रकृति की बनाए हुए पदार्थ है और वो एक दिन धूल में मिल जाएंगी, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बिल्कुल भी रटने की सलाह नहीं देंगे, क्योंकि रटने वाली चीज़ें जल्दी भूल जाती हैं। आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हम नंबर 7 देखते हैं, अलौकिकता में विश्वास। प्रकृतिवाद परमात्मा, चमत्कार, दैवीय प्रेरणा, दूसरी दुनिया, भाग्य, आत्मा आदि में विश्वास नहीं करता है, उन्हें श्रमोत्पादक मानता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें अलौकिकता में विश्वास। प्रकृतिवाद क्या करते हैं कि परमात्मा, चमत्कार, दैविक प्रेरणा, दूसरी दुनिया और भाग्य, आत्मा में विश्वास नहीं करता है। तो यहाँ पर इसके पहले ही हम बता चुके हैं आपको, वो ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करते प्रकृतिवादी विचारक, उन्हें श्रमोत्पादक मानते हैं। कुछ प्रकृतिवादी आदर्शों, धर्म और नैतिकता की भी अवहेलना करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि जो भी आदर्श, नैतिकता और धर्म है उसकी भी अवहेलना की गई है प्रकृतिवादियों के अनुसार। प्रकृतिवादी यहाँ पर कुछ आदर्शों को भी नहीं मानते हैं और धर्म और नैतिकता को भी नहीं मानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रकृतिवादी विचारक हैं वो केवल बुराइयों से दूर रहने की बात करते हैं और एक तरह से असत्य से भी दूर रहने की बात करते हैं। इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो वो सत्य की खोज करना चाहते हैं, और सत्य की खोज करना नहीं बल्कि असत्य को दूर भगा करके सत्य की तरफ वो अपने आप ही चले जाएंगे और अवगुणों से दूर हो करके वो गुण की तरफ ही जाएंगे। तो इस तरह से केवल बुराइयों को हटाने की बात है, अच्छाई खोजने की बात यहाँ पे नहीं हो रही। यहाँ पे केवल बुराइयों को हटाने की बात है प्रकृतिवाद में। ये सब चीज़ें थोड़ी सी आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए तो अपने आप आसान लगने लगेगा। अब हम देखते हैं नंबर 8, प्रकृति सर्वदा निर्भरशील है। प्रकृति अच्छी है, प्रकृति हमें स्वतंत्रता और आवश्यकता देती है यदि हम आप उसके समीप रहें। प्रकृति में प्रवाह युक्त लय होती है और जो अपने समय पर प्रकट होती है, ऐसा विचार रूसो का था जो एक महान प्रकृतिवादी दार्शनिक माना गया। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, प्रकृति हमें स्वतंत्रता और आवश्यकता देती है। जब बालक स्वतंत्र हो करके कोई भी कार्य करता है और उस कार्य के माध्यम से वो अनुभव करता है, उस अनुभव में ही उसे ये पता चलता है कि किस चीज़ की आवश्यकता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, प्रकृति हमें स्वतंत्रता भी देती है और आवश्यकता भी देती है। यदि हम उसके समीप रहें तो प्रकृति में प्रवाह युक्त लय होता है। एक तरह से प्रवाह युक्त लय का मतलब क्या है कि उसकी अपनी एक संगीत होती है, उसकी जो एक तरह से उसका जो बहाव होता है उसमें वो संगीत, एक तरह से मधुर ध्वनि जिसे हम कह सकते हैं, जो अपने समय पर प्रकट होती है। और वो धीरे धीरे एक तरह से जब बच्चा प्रकृति के संरक्षण में अनुभव के माध्यम से सीखता है तो वो धीरे धीरे उसमें आनंद लेने लगता है, एक तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें ये आनंद उसको धीरे धीरे उसका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट उस चीज़ में हो जाता है कि वो उस चीज़ को एक तरह से हम कहें करने में आनंद भी लेता है और साथ ही साथ उस चीज़ का अनुभव के माध्यम से अधिगम भी करता है। तो यहाँ पर देखें रूसो जो एक महान प्रकृतिवादी दार्शनिक भी माना जाता है। तो रूसो का जो विचार था वो प्रकृतिवादी था, साथ ही वो दार्शनिक भी
थे। नंबर 9 हम देखें, प्रकृतिवाद में व्यक्ति में प्रकृति के समीप लाने का प्रयत्न किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो प्रकृतिवाद में प्रकृति के द्वारा बनाई हुई चीज़ें जब समाज के संपर्क में आती हैं या मनुष्य जब समाज के संपर्क में आते हैं तो वो दूषित हो जाते हैं, ऐसा रूसो का कथन था। यहाँ पर हम देखें तो प्रकृतिवाद में व्यक्ति में के समीप लाने का प्रयत्न किया जाता है। तो इस तरह से जो व्यक्ति है वो दूषित न हो समाज में आकर, तो वो प्रकृति से जुड़े रहे, इस तरह की यहाँ पे अपेक्षा की जाती है। मनुष्य सभ्यता तथा समाज के विकास से प्रकृति की सरलता तथा सादगी से दूर होकर कृत्रिमता में फंस जाता है। तो यहाँ पर देखें, जब मनुष्य प्रकृति के संरक्षण में रहता है तो वो शुद्ध होता है, दोष मुक्त होता है। लेकिन जैसे जैसे वो समाज के विकास की प्रकृति में फंसता है तो फिर वो धीरे धीरे कृत्रिमता में फंस जाता है, एक तरह से दिखावे में फंस जाता है, या मानव द्वारा निर्मित जो चीज़ें हैं उनको देखने, उनको सुनने, उनका आनंद लेने में फंस जाता है। वो एक तरह से प्रकृति को कहीं ना कहीं भूल जाता है। इसलिए प्रकृतिवादी भावना से मनुष्य की स्थिति में सुधार किया जाता है, और इसीलिए जो प्रकृति की बनाई हुई चीज़ें हैं, जो प्रकृति के द्वारा निर्मित पदार्थ हैं, उसमें वो इंटरेस्ट रखे, इसलिए उसे प्रकृति से जोड़ कर रखने की बात कही जाती है। नंबर 10 हम देखें, प्रकृतिवाद में धर्म को मूल्यों के रूप में स्वीकार किया जाता है। धर्म सामयिक और व्यक्तिगत निष्ठा के रूप में होता है, अतः मूल्यों से युक्त जीवन धर्ममय होता है। इस दृष्टिकोण से प्रकृतिवाद को मानने वाले अपनाते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए, प्रकृतिवाद में धर्म को मूल्यों के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो यहाँ पर धर्म को धर्म के रूप में ना मानकर मूल्यों के रूप में माना जाता है, जो भी उनके अपने मूल्य हैं। तो यहाँ पर जो अपने मूल्य हैं उन मूल्यों को ही पकड़कर चलना या मूल्यों को साथ लेकर ही चलना, एक तरह से जो जीवन होगा वो धर्ममय होता है। इस दृष्टिकोण से प्रकृतिवाद को मानने वाले अपनाते हैं। यहाँ पर हम देखें, प्रकृतिवाद का जो दृष्टिकोण है, मतलब कहने का तात्पर्य जो उनके दार्शनिक विचार हैं, वो हमेशा मूल्यों को प्राथमिकता देते हैं और कहते हैं कि जो मूल्य हैं वो धर्ममय होते हैं। यहाँ पर धर्म के मानने की बात नहीं हो रही, बल्कि मूल्यों के मानने की बात हो रही है। तो उनके अनुसार प्रकृति जिस धर्म के बल पर कार्य करती है वैसा ही मनुष्य भी करता है। तो जिस तरह से प्रकृति अपना कार्य करती है, प्रकृति के साथ जिस चीज़ों का अनुकूलन होता है, वही कार्य मनुष्य भी करने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर मनुष्य जो है प्राकृतिक रूप से प्रकृति पर ही अपनी विचारों को रखना, विचारों से एक तरह से सीखना, अनुभव के द्वारा सीखना, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। और इसी तरह से अपनी पढ़ाई जारी रखिए, हमेशा खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, और अपनों का ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।